Assalamu alaikum. Welcome, my dear students. So, in this video, we will start our first chapter of MWC, that is Mobile and Wireless Communication. The name of first chapter is Wireless Communication System. The weightage of the chapter is 12 marks. So, let us start. Third year diploma in Electronics and Telecommunication or Electronics, 5th semester I scheme. So, let us start. The first topic of our first chapter that is wireless network generations. Generations means what? जनरेशन मीन्स 4G लिखा रहता है ना हमारे फ़ोन में, 4G और ऊपर लिखा रहता है VOLTE, वॉइस ओवर LT। ठीक है, तो G स्टैंड्स फॉर, कैपिटल G स्टैंड्स फॉर जनरेशन्स। ठीक है, तो जनरेशन्स को यहाँ पर टेक्निकली क्या कहते हैं? वायरलेस नेटवर्क जनरेशन, ये उसका पूरा नाम है। अब जो मोबाइल कम्युनिकेशन या सेलुलर कम्युनिकेशन जब से स्टार्ट हुआ, तब से जैसे जैसे उसके अंदर एडवांसमेंट आते गए तो उन्होंने जनरेशन को नाम देते गए। जैसे सबसे पहला वाला था तो उन्होंने उनको नाम दिया 1G। फिर उसके बाद जो आया वो क्या था? 2G। 1G जो था वो क्या था? पूरा टोटली एनालॉग बेस्ड था, यानी उसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक, ट्रांसमिशन टेक्निक सब कौन से यूज़ होते थे? एनालॉग कम्युनिकेशन वाले यूज़ होते थे। ठीक है, एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सब यूज़ होता था। फिर जैसे ही 2G आया, सेकेंड जनरेशन आया, तो उसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक एनालॉग के बदले क्या हो गए? डिजिटल हो गए। आपका PCM यूज़ होने लगा, AS के यूज़ होने लगा, FS के यूज़ होने लगा। फिर उसके अंदर जो एडवांसमेंट आते गए, MS के, GMS के, जो GSM के अंदर यूज़ होता है, वो सब यूज़ होने लगे। मगर हर जनरेशन के पीछे एक उनका ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था। वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट जनरेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? कि भाई मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन स्टार्ट होना चाहिए। यानी मोबाइल, मोबाइल मतलब कोई भी आप पोर्ट, आप कोई भी हैंडसेट ले लो या आप कोई भी आपका डिवाइस ले लो जिसको जो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, हम उसको लेके जा सकते हैं। उस डिवाइस के ज़रिए से, उस पोर्टेबल डिवाइस के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं? हमारा वॉइस कम्युनिकेशन, बाई डायरेक्शनल वॉइस कम्युनिकेशन इजीली कर सके। तो ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन का मेन मोटो था। सेकेंड जनरेशन का मेन मोटो क्या था? एनालॉग से डिजिटल तो हो गया, मगर उसका मेन मोटो जो था वो सिस्टम की, सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सिस्टम को यूज़ कर सके, और कवरेज बढ़ाना। यानी एक स्टेट में है या एक डिस्ट्रिक्ट में है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डिस्ट्रिक्ट, इसी तरीके से पूरा स्टेट, पूरा कंट्री, 2 कंट्री, 3 कंट्री, 4 कंट्री, ऐसे इस तरीके से पूरी दुनिया में उसको फैलाना। ये सेकेंड जनरेशन का मोटो था। थर्ड जनरेशन का जो मोटो था वो क्या था? वॉइस तो पहले था ही, एनालॉग वॉइस था यहाँ पर 1G में। फिर 2G में क्या हो गया? वो वॉइस डिजिटल हो गया, तो वॉइस की क्वालिटी बढ़ गई, साथ साथ में सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़ गई और उसका कवरेज भी बढ़ गया। थर्ड जनरेशन में क्या था? वॉइस के साथ साथ हमको क्या चाहिए? हाई स्पीड डेटा भी चाहिए। क्या चाहिए हमको? हाई स्पीड डेटा भी चाहिए। तो ये थर्ड जनरेशन में उसके लिए काम किया गया। और फोर्थ जनरेशन में सबको क्या किया गया? वाइड रेंज ऑफ डेटा रेट्स। ठीक है, यानी डेटा रेट्स अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, प्लस मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट आ गया उसके अंदर। और जितने भी स्टैंडर्ड्स जो पहले बने हुए थे वो सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर काम करने लगे, और सबको आईपी के ज़रिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए सबको ऑपरेट किया जाने लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन से। तो फर्स्ट जनरेशन में जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है उसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो था बेसिकली क्या था? वो एनालॉग ट्रांसमिशन यूज़ होता था, यानी हमारा जो वॉइस है जो हम मोबाइल में बोलते थे वो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक के ज़रिए क्या किया जाता था? ट्रांसमिट किया जाता था, और वहाँ पर डीमोडुलेट किया जाता था रिसीवर साइड में। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम में अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपनी कंट्री के अंदर सेलुलर सिस्टम का सेटअप किया। ठीक है, तो जो जो कंट्री ने अपने कंट्री में सेलुलर सिस्टम का सेटअप किया, उन्होंने अपने कंट्री के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से उन्होंने उसको नाम दिया। ठीक है, जिसमें से दो दो से तीन स्टैंडर्ड जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए फर्स्ट जनरेशन के। ठीक है, तो उनमें से एक था NMT, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन, जो जापान में था। फिर दूसरा है टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, TACS जिसको हम कहते हैं, वो यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और तीसरा जो फेमस स्टैंडर्ड जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था US में। उसका नाम क्या था? AMPS का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। A फॉर एडवांस, M फॉर मोबाइल, P फॉर
फ़ोन और एस फॉर सिस्टम, AMPS। ये लॉन्च हुआ था 1982 में, ये दोनों लॉन्च हुए थे 1980s में, और ये 82 में लॉन्च हुआ था। तो ये जो यूएस में जो ये AMPS जो इन्होंने सेलुलर AMPS सेलुलर सिस्टम जो उन्होंने यूएस में जो AMPS जो सेलुलर सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया था, तो उसका टोटल बैंडविड्थ जो था वो क्या था, 40 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ था। कितने का था उसका टोटल बैंडविड्थ? 40 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ था। अब मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है वो अप्रोक्सीमेट 3 किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ तक है वो? 1 किलोहर्ट्ज़ तक, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रेडियो वेव्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज़ तक जो है उसको क्या कहते हैं हम? रेडियो वेव्स है। और इस रेडियो वेव्स यानी ये 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज़, यानी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट देखिए 3 किलोहर्ट्ज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन। इसमें से ये वाला जो बैंड है UHF, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाला जो बैंड है, वो सेलुलर फ़ोन्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ AM के लिए यूज़ होते हैं, जो हम मोबाइल में रेडियो वगैरह जो सुनते हैं, AM है, FM है, टीवी के जो ब्रॉडकास्टिंग जो है सैटेलाइट वगैरह के लिए, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड था वो उन्होंने क्या किए थे, ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज़, उसमें से उन्होंने एक बैंड सेलेक्ट किए। वो कौन सा बैंड था? 800 से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज़ वाला जो बैंड है, 100 मेगाहर्ट्ज़ है ना। 900 माइनस 800 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 100 मेगाहर्ट्ज़। तो ये 100 मेगाहर्ट्ज़ का क्या है? स्पेक्ट्रम है। टोटल रेडियो फ्रिक्वेंसी के स्पेक्ट्रम में से ये 100 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम उन्होंने सिलेक्ट किए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? वो कहाँ से स्टार्ट होता था? 800 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट होता था 900 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो इस 100 मेगाहर्ट्ज़ में से उन्होंने 40 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो क्या किए? AMPS को दिए, ठीक है। तो ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड था उसमें मोबाइल कम्युनिकेशन AMPS सिस्टम यूएस में होता था। अब ये मेगाहर्ट्ज़ क्या हो गया, यूएस में यूज़र्स बहुत बहुत बढ़ते गए, तो उनको ये बैंडविड्थ जो है 40 मेगाहर्ट्ज़ का वो कम पड़ गया। तो और एक्स्ट्रा 10 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ उनको दिया गया। कब दिया गया? 88 में, 1988 में। ये लॉन्च कब हुआ था? AMPS यूएस में लॉन्च कब हुआ था? 82 और 88, यानी तकरीबन 6 साल के बाद उनको ये एहसास हुआ कि भाई ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है वो हमको कम पड़ रहा है, हमको और बैंडविड्थ चाहिए। तो और एडिशनल बैंडविड्थ जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ का उसको दिया गया। उसको उन्होंने क्या नाम दिए? ES-AMPS नाम दिए। ES मतलब एक्सपांडेड स्पेक्ट्रम। ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम था और उसमें और 10 मेगाहर्ट्ज़ का ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 50 मेगाहर्ट्ज़। तो हमारा AMPS सिस्टम जो है वो हो गया 40 + 10 यानी 50 मेगाहर्ट्ज़ का, उसका क्या बन गया? स्पेक्ट्रम। उसमें टोटल उनके पास कितने चैनल्स बने? 832 चैनल्स बने। चैनल्स क्या होता है वो हम आगे और देखेंगे डिस्कशन में। और ये 832 का कैसा फिगर आया, ये कैलकुलेशन हमको 3rd चैप्टर में आएगा। और उसमें हम डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते थे। डेटा ट्रांसमिट करने का कितना था? 10 kbps की डेटा की भी स्पीड थी, ठीक है। और ये दोनों जो ज़्यादा फेमस वाले जो है AMPS और TACS, ये कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते थे? FM मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते थे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। और मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कौन सी यूज़ करते थे? FDA में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक जो है वो क्या करती है? वो ये बैंडविड्थ को शेयर करती है सब यूज़र के बीच में। ये 40 मेगाहर्ट्ज़ का जो बैंडविड्थ है वो लिमिटेड है और नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा है, तो जब भी रिसोर्सेज कम रहता है और उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है तो उस रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो उसको शेयर करने के बेसिक 3 तरीके हैं। या तो उसको आप फ्रीक्वेंसी के हिसाब से शेयर करो, या उसको आप टाइम के हिसाब से शेयर करो, या तो आप उसको कोड के हिसाब से शेयर करो। अगर आप उसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से शेयर करेंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं? FDA में, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। अगर आप उसको टाइम के हिसाब से शेयर करेंगे तो हम उसको बोलते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। अगर आप उसको कोड के हिसाब से शेयर करते हैं तो क्या बन जाता है वो?
CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में क्या उन्होंने कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज़ की, ये 40 मेगाहर्ट्ज़ के बैंडविड्थ को शेयर करने के लिए FDMA यूज़ किया। और मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या है, मॉड्यूलेशन टेक्निक यानी हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कराने के लिए, हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कराने के लिए हम उसके साथ कैरियर फ्रीक्वेंसी मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर हमारा मॉड्यूलेशन सिग्नल और कैरियर सिग्नल वो दोनों मिक्स होके जो सिग्नल बनता है उसको हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। वो अब लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करेगा ताकि उसके अंदर कोई नॉइज़ ना आए और हमारा जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या रहे, विदाउट नॉइज़ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो उसके लिए दो मेथड है एनालॉग में, AM और FM। तो यहाँ पर AMPS और TACS वाले दोनों सेलुलर सिस्टम जो है वो कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते थे, FM मॉड्यूलेशन टेक्निक, वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए। और स्पेक्ट्रम को शेयर करने के लिए क्या यूज़ करते थे, वो FDMA यूज़ करते थे। एंटीना कौन सा यूज़ होता था इसमें, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज़ होता था AMPS में, ठीक है। बाद में उसको चेंज करके क्या कर दिया उन्होंने, ओमनी डायरेक्शनल हटा के डायरेक्शनल एंटीना लेकर आ गए। अभी ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना मतलब वो एंटीना जो चारों तरफ सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। जैसे कि ये, ठीक है, ये आपका टावर है, टावर के ऊपर आपने ओमनी डायरेक्शनल एंटीना लगाया, तो ये 360 डिग्री हर तरफ सिग्नल को क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, ट्रांसमिट करता है। तो इसको कहते हैं हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। और डायरेक्शनल एंटीना जो है वो क्या करता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ये जब हम सेकंड चैप्टर में आएगा इसका, कि भाई ओमनी डायरेक्शनल को हटा के डायरेक्शनल एंटीना लगाए तो उसके क्या बेनिफिट हुए और क्या बेनिफिट नहीं है, क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या एडवांटेजेस है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के बारे में है। फर्स्ट जनरेशन के बारे क्या था, एनालॉग था, NMT, TACS और AMPS। ये तीन मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स थे जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में इंस्टॉल हुए थे, जिसमें से AMPS जो था उसको पहले 40 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम दिया गया था, फिर वो उनको कम पड़ गया, तो 6 साल के बाद यानी 82 से 88 में उनको और 10 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ दिया गया था, और उनके पास टोटल चैनल्स, ये स्पेक्ट्रम को डिवाइड करके उनके पास टोटल चैनल्स कितने बने, 832 चैनल्स बने थे। और उसमें आप डेटा भी ट्रांसमिट कर सकते थे अप टू 10 kbps, ठीक है। और मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन सी यूज़ करते थे, AMPS और TACS, FM। और स्पेक्ट्रम को शेयर करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे, FDMA, डायरेक्ट एंटीना, ओमनी डायरेक्शनल इनिशियली, लेटर ऑन वो क्या हो गया, डायरेक्शनल हो गया। तो इतनी चीज़ें आपको 1G के बारे में ध्यान में रखना है। अभी हम आते हैं सेकेंड जनरेशन के ऊपर। 2G और 2.5G दोनों एक साथ है। अब सेकेंड जनरेशन क्या था, टोटली डिजिटल, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे, उसका मेन मोटो क्या था सेकेंड जनरेशन का, कि वॉइस के साथ साथ हमको क्या चाहिए, डेटा रेट, भले कम तो कम मतलब लो डेटा रेट मिलेगा चलेगा, मगर हमको डेटा तो चाहिए, यानी डेटा भी वॉइस के साथ साथ हमको मिल सकता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कब ये स्टार्ट हुआ, अप्रोक्सीमेट 1989 या 1990s। कोई बुक में आपको 89 मिलेगा, कोई बुक में आपको 90 मिलेगा, कोई बुक के अंदर आपको 91 मिलेगा, बट इन शॉर्ट 1989 के लेट या तो 1990s के स्टार्ट में, आप ऐसा कह सकते हो या लिख सकते हो। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स 2G में आए, मगर सबसे ज़्यादा फेमस होने वाले जो थे वो क्या थे, GSM और CDMA, ठीक है। तो 2G सिस्टम यूजेस ये कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज़ करता था अपने स्पेक्ट्रम को शेयर करने के लिए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक दैट इज़ TDMA, और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक दैट इज़ CDMA, ठीक है। अब इसमें दो बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली जो स्टैंडर्ड्स थे वो थे GSM और दूसरा था CDMA। तो GSM जो था वो क्या यूज़ करता था, TDMA टेक्निक यूज़ करता था, ठीक है। तो TDMA टेक्निक यूज़ करके आप कितना डेटा स्पीड आपको मिल सकता था, 9.6 kbps। और आपका जो टर्मिनल है, यानी आपका जो मोबाइल है, जो आपका हैंडसेट है, उसकी बैटरी का पावर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बचा सकते थे, यानी बैटरी बहुत लंबे टाइम तक चलती थी, लो बैटरी कंजप्शन। CDMA का क्या एडवांटेज था, यानी जो स्टैंडर्ड CDMA टेक्नोलॉजी यूज़ करता था स्पेक्ट्रम को शेयर करने के लिए, उसके पास कैपेसिटी यानी बहुत ज़्यादा यूज़र को वो हैंडल कर सकता था एज़ कम्पेयर टू TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। उसमें आप फ्रीक्वेंसी को टाइम के हिसाब से यूज़र के बीच में शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है, दोनों चीज़ लिमिटेड है। मगर कोड डिवीजन में ना आपको टाइम का रेस्ट्रिक्शन है, ना ही आपको फ्रीक्वेंसी का रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसको हम आगे जब पढ़ेंगे, ऑलरेडी आप लोगों ने DCS में 4th सेमेस्टर में पढ़ा है, आगे भी हम इसको कवर करेंगे कि एक्चुअली TDMA और CDMA क्या होता है।
ठीक है। तो 1G के कंपेयर में 2G में क्या हो गया, स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी यानी उसका यूटिलाइजेशन बढ़ गया। यूटिलाइजेशन क्या हो गया, बढ़ गया। डेटा सर्विस जो थी वो अच्छी हो गई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। और 1G के अंदर जो रोमिंग की फैसिलिटी थी, मगर वो कंट्री के बीच में रोमिंग नहीं होता था, मगर मतलब आप अपनी कंट्री में है तो ही आपका सेलुलर सिस्टम चलेगा। आप अपनी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में गए, जैसे यूएस में क्या था, AMPS था, ठीक है, एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम था। वहाँ पर आप AMPS के सब्सक्राइबर है तो आप जब तक यूएस में है आपका मोबाइल फ़ोन चलेगा। आप यूएस छोड़ के दूसरे कोई कंट्री में गए, वहाँ पर दूसरा स्टैंडर्ड है, वहाँ पर आपका मोबाइल नहीं चलेगा, यानी रोमिंग नहीं था। मगर सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, रोमिंग एडवांस हो गया, रोमिंग के बीच में कॉम्पेटिबिलिटी आ गई, ठीक है। तो GSM इज़ अ 2G सेल फोन टेक्नोलॉजी एंड इट यूजेस TDMA, सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र, ठीक है। तो GSM बहुत फेमस हुआ था, उसमें SMS सर्विस थी और हर एक SMS की लिमिट कितनी थी, 160 कैरेक्टर लॉन्ग एक SMS आप क्या कर सकते थे, वॉइस के साथ साथ SMS भी आप भेज सकते थे। SMS का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल सिस्टम, यानी जैसे मैंने कहा कि 2G के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आए थे, मगर बहुत ज़्यादा फेमस कौन से हुए, GSM और IS-95 CDMA। GSM से पहले, यानी ये जो GSM है उससे पहले कौन सा आया था, ये आया था IS-54 आया था, फिर उसका एडवांस वर्जन क्या आया, IS-136 आया था, ठीक है। तो ये भी GSM के जैसा ही था और ये भी GSM के जैसा ही था, मगर ये इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए। GSM जो है वो ज़्यादा फेमस हुआ। तो GSM के अंदर एक एडवांटेज क्या था, वॉइस के साथ साथ आपको डेटा भी मिल रहा था, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट भी था। उसके बाद आपके पास SMS का फीचर था GSM के अंदर, और एक फीचर जो था वो था VAS, उसको क्या कहते थे हम, वैल्यू एडेड सर्विस। यानी वैल्यू एडेड सर्विसेज में हमको क्या मिलता था, VMS, वॉइस मेल सर्विसेज मिलता था। ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पर खास करके इंडिया में पता नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में जो हैंडसेट्स आते थे वो बहुत इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले बहुत जल्दी नहीं आते थे, वो तो अभी अभी आने लगे। पहले तो कीपैड वाले ही आते थे और बहुत सारे लोगों को फ़ोन करना ही सही तरीके से नहीं आता था मोबाइल में, तो ये सब फीचर्स अंदर जाकर हम बहुत यूज़ नहीं कर पाते थे, ठीक है। GSM के पास IP राउटर्स भी थे, फायरवॉल थे, DNS डोमेन नेम सर्वर था जिसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट 150 kbps तक थी। अब ये GSM की बात हो गई, ठीक है। जो 2G GSM, क्या क्या हमने देखा उसमें, 2G GSM कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, TDMA टेक्निक यूज़ करता है। उसमें स्पीड कितनी है डेटा ट्रांसमिशन की, 9.6, और सबसे मेजर एडवांटेज क्या है उसका, बैटरी कंजप्शन जो है वो अच्छा है, ठीक है। SMS की सर्विस है उसके अंदर, ठीक है। मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट है GSM का। और ये VAS, वैल्यू एडेड सर्विस में VMS, वॉइस मेल सर्विस। और GSM में क्या है, IP राउटर्स, फायरवॉल और DNS, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब डेटा जो था वो 9.6 kbps तक था, तो अब डेटा का डिमांड क्या होते गया, बढ़ते गया। तो GSM के अंदर एक नेक्स्ट एडवांसमेंट उन्होंने लेकर आए, उन्होंने उसको क्या नाम दिए, GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। उसमें क्या हो गया, वॉइस और बाकी सब चीज़ें तो एज इट इज़ रही, मगर जो डेटा जो 9.6 kbps था वो बढ़कर कहाँ पर पहुँच गया, वो मैक्सिमम डेटा कहाँ तक पहुँच गया, 115 kbps तक पहुँच गया, ठीक है। और SMS कैरेक्टर की जो लिमिट थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो 2.5G इसको हम क्या कहते हैं, 2.5G GPRS जो आया उसको हम क्या कहते हैं, 2.5G। तो इसमें दो स्टैंडर्ड आए, एक GPRS आया और एक आया हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा, ठीक है। उसके बाद और डेटा का डिमांड बढ़ गया, 115 के भी 9.6 से 115 पर आ गए, फिर 115 से अब यूज़र को और ज़्यादा डेटा चाहिए, तो फिर नया एक चेंज आया, वो क्या था, 2.7G। उसमें उन्होंने कौन सा स्टैंडर्ड लेकर आए, एज का फुल फॉर्म क्या है, E फॉर एनहांस डेटा रेट इन GSM एनवायरनमेंट। उसमें डेटा रेट आपकी कहाँ तक पहुँच गई, 384 kbps तक। कहाँ तक पहुँच गई, 384 kbps तक आपका डेटा पहुँच गया। यानी कहाँ हमने 9.6 से स्टार्ट किए थे, अभी हम पहुँच गए 384 kbps तक पहुँच गए। तो ये 2G के बारे में था। तो 2G में सिर्फ GSM और IS-95 CDMA है। 2.5G में क्या आया, GPRS, और 2.7G में क्या आया, एज, ठीक है। अभी हम चलते हैं 3G की तरफ। तो 3G में हमारा जो मेन था
वो क्या था कि भले डेटा की स्पीड 384 तक पहुंच गई, मगर फिर भी डेटा जो था वो बहुत पुअर था। वॉइस जो था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी डिजिटल होने की वजह से और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से, मगर डेटा जो था वो अभी भी क्या था, बहुत पुअर था। तो 3G जो हम बोलते हैं उसका उन्होंने एक ऑफिशियल नाम दिए उसको। वो ऑफिशियल नाम क्या था? इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, IMT 2000, इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। और 2000 क्या है? ये 2000 फिगर इसके लिए है कि ये 2000 उन्होंने एक टारगेट पकड़ा था कि भाई इन द ईयर 2000 हम ये 3G को क्या कर देंगे, 3G के प्रोजेक्ट को पूरा इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट आए, डेटा बहुत एनहांस हुआ, और CDA में जो था IS-95 CDA में जो 2G में आया था, ये IS-95 CDA में जो था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक, उसका एक एडवांस वर्जन आया WCDA में। उसका एक एडवांस वर्जन जो आया वो क्या है? WCDA में। अभी CDMA का एडवांटेज क्या है? हमने यहाँ पर देखा था कि भाई CDMA के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू TDMA। तो WCDMA क्या, WCDMA के अंदर क्या हो गया? WCDMA इज इंट्रोड्यूस विथ मोर कैपेसिटी देन CDMA। CDMA से भी ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है? WCDMA की। यानी जितना CDMA यूज़र हैंडल कर सकता है उससे कई ज़्यादा यूज़र कौन हैंडल कर सकता है? WCDMA टेक्निक यूज़ हैंडल कर सकती है। और वो WCDMA क्या कर रही है? यूटिलाइज एफिशिएंटली द रेडियो स्पेक्ट्रम। कैसे वो पॉसिबल हुआ? तो जो रेडियो स्पेक्ट्रम था CDMA के पास उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं था, तो उसके यूटिलाइजेशन को उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छा किए, इम्प्रूव किए अलग अलग टेक्निक यूज़ करके। और उसमें डेटा रेट कहाँ तक पहुँच गया? 2 MBPS तक पहुँच गया। डेटा रेट जो है वो कहाँ तक पहुँच गया? 2 MBPS WCDMA के में। तो यहाँ पर 2G के एंड पर 2.7G में हमारा डेटा कितना था लास्ट? 384। 3G में वो कहाँ पर आ गए? 2 MBPS। ठीक है। अब 4G, अब 4G लाने की ज़रूरत क्या थी? 4G लाने की ज़रूरत ये थी कि आपने ऊपर देखा कि बहुत सारे स्टैंडर्ड है WCDA में, IMT 2000, फिर यहाँ पर क्या था? 2.7G एज, फिर 2.5G GPRS, फिर उसके पहले GSM, फिर उसके पहले IS-54, IS-136, IS-95 CDMA। यानी इतने मल्टीपल स्टैंडर्ड से बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड बन गए थे, हर एक की अलग अलग मॉड्यूलेशन टेक्निक, हर एक का अलग अलग फ्रिक्वेंसी, हर एक के अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम थे, हर एक के अलग अलग टावर थे, हर एक का अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब हर एक का अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी देना पड़ता था। तो 4G में लाने का जो मकसद था वो उन्होंने क्या किया कि पूरे नेटवर्क को हम क्या कर देंगे? IP बेस कर देंगे, और जितने भी नेटवर्क से सबको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्या कर देंगे हम? सबको इंटीग्रेट कर देंगे हम कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें सर्विस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहेगी, लेस एक्सपेंसिव रहेगी, और डेटा ट्रांसफ़र भी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा 3G के कंपेयर में। कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यूज़र के पास फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कुछ डेटा के प्लान को चूज़ करने के लिए। तो ये मेन उसका ऑब्जेक्टिव था। फिर उसके बाद मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग, यूनिफाइड मैसेज, रोमिंग कैपेबिलिटी को एनहांस करना, डेटा रेट को फास्ट करना, और दूसरे कितने सारे फीचर्स ऐड करना, वो सब उनका प्लान था। मगर वो सब फीचर्स किसके ऊपर चलते थे? किसके ऊपर चल रहे थे? मेन डेटा के ऊपर चल रहे थे। तो डेटा उन्होंने क्या कर दिया? बहुत इम्प्रूव कर दिया 4G के अंदर, और अलग अलग जितने भी स्टैंडर्ड्स थे सब जात वालों को क्या कर दिया उन्होंने? एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आकर खड़ा कर दिया। और 4G लेस एक्सपेंसिव क्यों है? यहाँ पर एक था ना कि 4G लेस एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि 4G के लिए नया रेडियो रिसोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 4G कौन से रेडियो रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है? जितने भी प्रीवियस स्टैंडर्ड थे, GSM, GPRS, IMT 2000, वाईफाई, वाईमैक्स, CDMA, ब्लूटूथ, जितने भी ये पहले के जो स्टैंडर्ड्स थे उनके पास जो फ्रिक्वेंसी थी वही फ्रिक्वेंसी को 4G क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। तो अलग से फ्रिक्वेंसी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चेंज करना है। तो उसकी वजह से 4G का कॉस्ट जो है वो क्या हो गया? कम हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के या जनरेशन्स के। तो इसका मैं आपको एक 1G 2G 3G 4G का मैं यहाँ पर एक टेबल बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और ब्रीफली व्हाट इज़ जनरेशन्स? तो ये वायरलेस नेटवर्क जनरेशन 1G 2G 3G, 1G 2G 2.5G 2.7G 3G 4G, ये सब हमारे क्या है? जनरेशन्स।
और ये सब उस जनरेशन में जो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स चलते थे, अलग अलग सेलुलर सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ, हर एक कंट्री ने सेलुलर सिस्टम इम्प्लीमेंट किया और हर एक कंट्री ने अपने अपने हिसाब से नाम दिया, तो इसके लिए वो नाम जो है कंट्री वाइज जो नाम है वो क्या हो गए, स्टैंडर्ड्स बन गए। स्टैंडर्ड्स इसके लिए बन गए क्योंकि कोई कोई जगह ऐसा हुआ कि कोई कंट्री का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत फेमस हुआ, तो वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो गया। जैसा कि जीएसएम, जीएसएम का पहले नाम क्या था, ग्रुप स्पेशल मोबाइल। जीएसएम का पहला जो नाम था जब उसको पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे, लॉन्च किए थे, तो उसका नाम क्या था, ग्रुप स्पेशल मोबाइल, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप ही ये सिस्टम यूज़ कर रहा था। फिर उसके फीचर्स और उसकी सर्विस लोगों को इतनी पसंद आई कि वो स्पेशल ग्रुप से हट के पूरी कंट्री से पूरी दुनिया में वो क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया। तो उसका नाम फिर ग्रुप स्पेशल मोबाइल से चेंज होकर क्या हो गया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये उसका नाम हो गया। ठीक है, तो 1G में क्या क्या स्टैंडर्ड्स थे, NMT, TACS, AMPS। NMT जापान में था, TACS यूरोप में था, AMPS यूएस में था। ठीक है, 2G में क्या क्या था, GSM, IS-95, CDMA। 2.5G में क्या आ गया, GSM का एडवांस वर्जन आया, हाई स्पीड सर्किट स्विचिंग डेटा और GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। फिर उसका एडवांसमेंट आया 2.7G, तो ये GPRS का और एडवांस वर्जन क्या आ गया, एज एनहांस डेटा रेट इन GSM एनवायरनमेंट। फिर 3G आया, 3G का ऑफिशियल नाम क्या था, IMT 2000। और ये WCDMA, यानी ये जो CDMA जो था यहाँ पर 2G का जो CDMA था, वो इसका एडवांस वर्जन डायरेक्टली कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, 3G में आया। उसको क्या नाम दिया उन्होंने, WCDMA, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। और 4G में क्या किया उन्होंने, ये सब पूरे जितने भी स्टैंडर्ड्स थे 2G से लेकर 3G तक के जितने भी स्टैंडर्ड्स थे, जो फेमस थे या जो फेमस नहीं थे, सबको उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंटीग्रेटिंग ऑल द मोबाइल टेक्नोलॉजीज दैट एग्जिस्ट, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये एक समरी था 1G से लेकर 4G तक जो अभी तक जनरेशन्स आई है उसका। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैंडर्ड्स को स्टडी करना है। अभी हमने 1.1 में क्या देखा, जनरेशन्स को स्टडी किया, ये वायरलेस नेटवर्क जनरेशन्स, और यू कैन से ब्रीफ अबाउट जनरेशन। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड्स। अब मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड्स वही है जो ऊपर जो नाम आए ना, AMPS, GSM, CDMA, IMT 2000, WCDMA, वही सब यहाँ पर वापस आएगा, मगर उसमें थोड़ी टेक्निकलिटी ज़्यादा रहेगी। फ्रिक्वेंसी बैंड कितना था, चैनल्स कितने थे, कौन से साल में आया, डेटा रेट कितना था, कौन सी कंट्री में आया, रोमिंग था कि नहीं था, ये टेक्निकलिटीज़ रहेगी। ठीक है, तो जो फेमस हुए थे, जो जनरेशन में जो स्टैंडर्ड फेमस हुए थे, वही यहाँ पर नीचे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीडियो सुनने के फ़ौरन बाद अगर आप दूसरा वाला वीडियो सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जनरेशन्स, मोबाइल की जनरेशन और मोबाइल के स्टैंडर्ड, ये दोनों अलग अलग है और एक साथ भी है। ठीक है, अलग जनरेशन्स मतलब 1G, 2G, 2.5G, 2.7G और 4G, और स्टैंडर्ड्स मतलब AMPS, GSM, IS-95, CDMA, WCDMA, IMT 2000 और 4G, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मोबाइल रेडियो स्टैंडर्ड्स।